हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंटिन्यूअसली हम स्टडी करते आ रहे हैं और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले हम समझेंगे एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर समझते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आप अच्छे से समझ लोगे तो आप प्रिपेयर हो जाओगे गॉस थ्योरम समझने के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी लेक्चर हैं उन सारे लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिया वेक्टर, सबसे पहले क्या समझेंगे हम? एरिया वेक्टर। एरिया बेसिकली एरिया वेक्टर, तो क्यों ना मैं ब्लैक कलर यूज करूं? बिल्कुल मैं ब्लैक कलर ही यूज करूंगा ताकि आपको अच्छा दिखे। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या है ध्यान से देखिए। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसे सर एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? तो उससे पहले हम सरफेस के बारे में समझेंगे। सरफेस कितने तरह का होता है? तो सरफेस दो तरह का होगा। सरफेस दो तरह का होगा, टू टाइप्स। एक होता है ओपन सरफेस, एक क्या होगा? ओपन सरफेस, ओपन सरफेस। दूसरा होता है क्लोज्ड सरफेस। दूसरा क्या होगा? क्लोज्ड सरफेस। ओपन सरफेस किसे कहते हो? ओपन सरफेस विच हैज बाउंड्रीज, जिसके पास क्या होगा? बाउंड्रीज होगा। बाउंड्रीज बोले तो पेरीमीटर। पेरीमीटर जिसके भी पास है, जिसका भी आप पेरीमीटर निकालते हो, आप समझ जाओ कि वो कैसा क्वांटिटी है, वो कैसा सरफेस है? ओपन सरफेस। जैसे डिस्क, ये डिस्क है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, जितने भी हैं बाउंड्री वाले, ट्रायंगल, जो भी है। क्लोज्ड सरफेस विच हैज नॉट बाउंड्री, जिसके पास बाउंड्री नहीं हो, जिसके पास क्या नहीं हो? बाउंड्री नहीं हो। जैसे स्फीयर, उसके बाद क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारी चीजें। क्यूब, बात समझ में आ रही है? तो जिसके पास सरफेस होगा उसे आप क्या कहेंगे? जिसके पास पेरीमीटर होगा उसे आप क्या कहेंगे? ओपन सरफेसेस। और जिसके पास पेरीमीटर नहीं होगा उसे आप क्या कहेंगे? क्लोज्ड सरफेस। अब इसमें एरिया वेक्टर क्या होगा? तो जो भी ओपन सरफेसेस होगा, ओपन सरफेसेस में, जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक डिस्क ले लिया, और इसे हमने कुछ इस तरह से रख दिया, एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये इधर कौन सा एक्सिस हो गया? वाई एक्सिस। ध्यान से देखिए ये किस प्लेन में रखा हुआ है? तो सर ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। बात सही है, ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। और इसका मान लेते हैं कि रेडियस कितना है? ए। इसका रेडियस कितना है? ए। ये एक एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है और इसका रेडियस कितना है? ए। अब जब इसका रेडियस ए है तो सबसे पहले इसका एरिया कितना होगा? एरिया वेक्टर के लिए एरिया कितना होगा? पाई ए स्क्वायर। बिल्कुल सही है। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन होगा ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर। ये अगर सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? ये। बात समझ में आ रही है? अगर ये 2D सरफेस है, आप कहिएगा सर ये तो 2D सरफेस है, ठीक है, ये तो 2D सरफेस है, इसका तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। आपके ऊपर है, आप ऊपर वाले को एरिया वेक्टर मानिए, मतलब डायरेक्शन उसका, इस एरिया का डायरेक्शन आप ऊपर मानिए या नीचे मानिए, ये आपके ऊपर है। और पूरे क्वेश्चन के एंड तक उसी पर टिके रहिए। अगर आपने स्टार्टिंग में ऐसा मान लिया और एंड में ऐसा मान लिया, ये गलत है। अगर आपने स्टार्टिंग में ये माना है कि अपवर्ड, तो ऑलवेज अपवर्ड। अगर आपने स्टार्टिंग में डाउनवर्ड माना है तो एंड तक डाउनवर्ड। बात समझ में आ रही? तो पाई ए स्क्वायर, जेड कैप के लिए क्या यूज करते हैं? के कैप। सर मुझे ये क्या हो गया? मैंने एरिया वेक्टर किधर मान लिया? ऊपर की तरफ। ए कैप, एरिया वेक्टर यूनिट वेक्टर एरिया का ऊपर मान लिया। लेकिन अगर सर मैं इसे ऐसे लिखूं,
माइनस के कैप। बिल्कुल सही है, दोनों ही आंसर सही है। बात समझ में आ रही? तो एरिया वेक्टर में डायरेक्शन किधर होगा? एरिया वेक्टर में डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। परपेंडिकुलर टू दी किधर होगा? परपेंडिकुलर टू दी सरफेसेस, सरफेस। क्या ये बात समझ में आ रही है? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, जो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही, वही डायरेक्शन होगा किसका? एरिया का। 2D में मतलब कि ओपन सरफेसेस में, 2 डायमेंशन सर्फ 2D फिगर्स में आप कोई भी ले सकते हो, अपवर्ड भी ले सकते हो और डाउनवर्ड भी ले सकते हो। लेकिन क्लोज्ड सरफेसेस में क्या होगा? ऑलवेज आउटवर्ड्स, ऑलवेज आउटवर्ड्स। जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? डायरेक्शन इज ऑलवेज अब आउटवर्ड्स, हमेशा किधर होगा? आउटवर्ड होगा। जैसे ये क्यूब है, ये मान लीजिए क्यूब है, इसमें कोई इनवर्ट वाली कहानी नहीं है। इधर का ऊपर होगा, इधर का बाहर होगा, इधर का बाहर होगा, नीचे का इधर होगा, अंदर वाले का उधर होगा अंदर की तरफ, और इधर वाले सरफेसेस का, इधर वाले सरफेस का बाहर की तरफ। बात समझ में आ रही? तो 2D फिगर में आप इधर ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन 3D में ऑलवेज, ऑलवेज आउटवर्ड्स, ऑलवेज आउटवर्ड्स। कोई दो डायरेक्शन नहीं है। 2D फिगर में दो डायरेक्शन है, या तो आप ऊपर का ले लो, या आप नीचे का ले लो, या बाहर का ले लो, या अंदर का ले लो, या दाहिने का ले लो, या बाएं का ले लो। बात समझ में आ रही? लेकिन 3D फिगर में ऑलवेज बाहर। बात समझ में आ रही? ऑलवेज बाहर की तरफ। तो फर्स्ट क्लास अंदाज में समझ में आ गया मुझे कि एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एरिया वेक्टर, ए वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ ए इंटू एन कैप किससे दिखाएंगे? एन कैप से दिखाएंगे। ये एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ये एन कैप क्या है? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। बात समझ में आई? अब कुछ क्वेश्चंस है जिसका हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया वेक्टर निकालेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्लास, एकदम बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गया सर? नोट कीजिए इसको जल्दी। मैं साइड हो जाता हूं, फाइंड करना है। सबसे पहले इसका एरिया वेक्टर फाइंड करते हैं। ध्यान से देखो, इसका एरिया वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू, सर क्या लिख सकते हैं? ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। क्या निकाल सकते हैं? ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। सर इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा? या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर। दोनों ही केस में डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। दोनों ही केस में डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट। कैसे? ए बी की तरफ ए डी ले जाना है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी, तो ये बाहर की तरफ, और ए डी ए बी की तरफ अंदर। तो इस वाले केस में किधर आ रहा है? बाहर की तरफ, डॉट से दिखाएंगे। इस वाले केस में किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। ये एरिया वेक्टर। और ये मालूम कैसे पड़ा? तो डायरेक्शन इज फाउंड बाई, डायरेक्शन इज फाउंड बाई राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। बात समझ में आ रही है? डायरेक्शन किससे फाइंड करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। अब इस वाले सवाल को सॉल्व अगर आप कर सकते हैं तो पॉज कीजिए और बनाइए। कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए मेरे वीडियोस देखते वक्त, ताकि आपको क्वेश्चंस उसी वक्त बनाते वक्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सर इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक ट्रायंगल दिमाग में होना चाहिए 90 डिग्री। मैंने उल्टा बना दिया, खैर मैं ये है सही, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बनाओ 90 डिग्री। ये रहा 53, तो 5 3 और ये रहा 37 डिग्री। ये ट्रायंगल दिमाग में होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये 37 है तो इसका कोऑर्डिनेट, अच्छा ये साइड क्या है? इसका साइड। अब यही कॉन्सेप्ट यहां यूज करो, यहां जो हमने पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट को यहां यूज कीजिए। साइड कितना है? 5 मीटर, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0,0,0। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0 5 0, क्योंकि सिर्फ y एक्सिस पर है।
अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इस वाले एंगल से ध्यान में दो रखो, साइन 37 है, तो साइन 37 है मतलब ये हो गया 4, और अगर इसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 3। ध्यान से देखो 37 के सामने 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4, x हो गया 4, उसके बाद z क्या हो गया z, y क्या हो गया 0, z क्या हो गया 3। इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया इसका कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से देखिए, अब आप ए वेक्टर लिख दो, तो इसका नाम भी लिख दो a b c d, तो क्या लिखोगे ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर क्या है, ध्यान से देखो, ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के टर्म में, 4 आई कैप 0 तो गोली मारो, प्लस 3 के कैप क्रॉस एडी, एडी एडी सिर्फ क्या है 5, तो 5 के कैप। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर फाइंड करना है। अब ए वेक्टर फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ध्यान से देखिए कि ए बी वेक्टर हमने लिख दिया, उसके बाद ए डी वेक्टर, तो आपको पता होगा एक्स की तरफ आई कैप, वाई की तरफ जे कैप और जेड की तरफ के कैप यूज करते हैं। तो 4 आई कैप सही है, 0 जे कैप तो है नहीं, जेड 3 के कैप सही है, ये 5 वाई एक्स वाई, तो ये जे कैप होगा, ये क्या होगा जे कैप। अब ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे, सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, याद नहीं है, भूल गया हूं मैं, तो आई कैप जे कैप के कैप। अब ध्यान से देखिए, आई कैप क्रॉस 5 4 जा 20, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आया के कैप, प्लस 3 5 जा 15, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप क्या आ गया माइनस आई कैप, माइनस क्या आ गया आई कैप। बात समझ में आ रही है, के कैप क्रॉस जे कैप, तो इसका एरिया वेक्टर क्या आ गया, एरिया वेक्टर आ गया 20 के कैप माइनस 15 आई कैप। बात समझ में आ रही है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने एरिया वेक्टर निकाल लिया। तो नोट करें इसे, फिर हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो नोट कर लीजिए, पहली फुर्सत में इसे नोट कर लो, ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास अंदाज में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो जो चीजें हमने पढ़ी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी से मिलके बनता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैरीज इलेक्ट्रिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है, या उसके पास क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी है। बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा जो हमने पढ़ा है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन, ताकि हम क्या समझ पाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ पाए। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा है अपने पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी हुई जाके देख लो स्टार्टिंग से। तो हमने अपने लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा, जिसे हमने एक और नाम से जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक और नाम से जानते हैं जिसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बात समझ में आ रही। उसी चीज को अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास क्या है, वो क्या कैरी करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या कैरी करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। बात समझ में आ गई। यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैरीज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, एरिया वेक्टर। दूसरा पॉइंट क्या है, एरिया वेक्टर। बात समझ में आ रही। ये दो कहानी हमने पढ़ रखी है। अब ये दो कहानी जो हमने पढ़ रखी, इसी से मिलकर क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है सर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं जब कोई भी फील्ड लाइंस या कोई भी चीज फ्लक्स, आप इलेक्ट्रिक अभी हटा दो, सिर्फ समझो फ्लक्स, कोई भी चीज किसी एरिया से होकर जाए, तो हम उसे कहेंगे फ्लक्स। कोई भी चीज एरिया से होकर जाए तो हम क्या कहेंगे, फ्लक्स। बात समझ में आ रही। जैसे हम यॉन करते हैं, यॉन, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, थोड़े दांत गंदे हैं, ठीक है, यॉनिंग,
मुंह खोल रहे हैं आप, यॉन कर रहे हैं, तो आप क्या ऑक्सीजन इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं वो मुझे नहीं पता, आप सोचो। लेकिन ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं आप, उस एरिया से पास करा रहे हैं, उस एरिया से क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं। तो मुंह खोलने पर एक पैसेज तैयार हुआ, एक एरिया तैयार हुआ। अब इस एरिया से क्या आप करा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्सहेल कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आपने मुंह खोला, मुंह खोला तो एक एरिया है बेसिकली, इस एरिया से आपने क्या पास कराया, इस एरिया से क्या पास होकर जा रही है, कौन सी चीज इस एरिया से पास होकर जा रही है, हवा। तो हम इसे क्या कहेंगे, फ्लक्स। क्या कहेंगे इसे, फ्लक्स। बात समझ में आ रही। जब आप वोमिटिंग करते हो, सर कैसे एग्जांपल दे रहे हैं, यही फिजिक्स है, आप वोमिटिंग करते हो, क्या निकल रहा है, जो आपने रात खाया था वो, मान लीजिए आपने सिर्फ पानी पिया और पानी निकल रहा है, फ्लक्स। इस एरिया से क्या चीज निकल रही है, फ्लक्स। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है। कोई भी चीज एरिया से होकर जाए उसे क्या कहेंगे हम, फ्लक्स। अब जैसे ठंडी हवा चल रही है, आपने विंडो ओपन कर दिया, खिड़की खोल दी, खिड़की खोल दी तो अब क्या हुआ, खिड़की खोलने से ठंडी हवा, तो खिड़की के पास क्या है, एरिया। एरिया, उस एरिया से क्या पास हो रही, क्या कौन सी चीज एक्सचेंज हो रही, हवा, तो फ्लक्स। बात समझ में आ रही। तो कोई भी चीज जो एरिया से होकर जाए उसे क्या कहेंगे, फ्लक्स। अब यहां पर हवा अगर जा रही है तो कहेंगे विंड फ्लक्स, एयर फ्लक्स। पानी है, वाटर फ्लक्स। बात समझ में आ रही। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस एरिया से होकर जाए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से होकर जाए तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ में आ रही। जैसे मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ई वेक्टर्स, ई वेक्टर, और ये एक एरिया से एक डिस्क रखा हुआ है, ये एक डिस्क, तो इस डिस्क से होकर जा रही है, ध्यान से देखो, इस डिस्क से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होकर जा रही है, तो हम क्या कहेंगे, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये पूरा फेनोमेना क्या कहलाएगा, ये पूरा फेनोमेना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये पूरा फेनोमेना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बात समझ में आ रही। इसको किससे दिखाते हैं, तो इसको फाई से दिखाते हैं। किससे डिनोट करते हैं, है ना, फाई से। तो फाई का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बात समझ में आ रही है। चूंकि इंटीग्रेशन लगा इसलिए डी ए वेक्टर। ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, फ्लक्स का फॉर्मूला है। फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स कैसा क्वांटिटी, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इट कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बेसिकली इट टेल्स यू कि ये क्या बताएगा, बेसिकली इट टेल्स यू the number of field lines, the number of field lines crossing, number of field lines crossing the area। एरिया को, किसी पार्टिकुलर एरिया को कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, ये बेसिकली उस चीज के बारे में आइडिया देता है। बेसिकली इट टेल्स यू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। तो फाई स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, आपके सामने 4 सवाल है, 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें कीजिए, दिमाग लगाइए। इसमें फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये फ्लक्स हमने पढ़ लिया है। कोई भी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एरिया से पास होकर जाए तो हम क्या कहेंगे, उसे फ्लक्स कहेंगे, है ना। हम क्या कहेंगे, उसे फ्लक्स कहेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या देता है, तो बेसिकली इट गिव्स यू द आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। ठीक है, इस पर दिमाग लगाओ आप तब तक मैं इसे बोर्ड्स को साफ कर दूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब मजा आएगा।
ध्यान से देखिए, मजा आएगा आप सवाल करने में। सबसे पहला सवाल आपने आंसर निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है अगर आपने आंसर निकाल लिया, बहुत। चलिए अब ध्यान से देखते हैं इस सवाल को। फॉर्मूला फाई का दिमाग में रहना चाहिए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। ध्यान से देखिए, इसका अगर मैं कंपोनेंट निकालूं, इसका अगर मैं कंपोनेंट निकालूं तो क्या निकाल सकता हूं? तो ये एक चीज और समझो, ई कॉस थीटा, डॉट हटता है तो क्या आता है? थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का है एंगल। बात समझ में आई? अब इस फिगर को मैं यहां बनाऊं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ई नॉट आर 37। अब ध्यान से देखो, इस डिस्क का एरिया, ये डिस्क ऐसे रखा है, ये डिस्क ऐसे रखा है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो इसका एरिया वेक्टर किधर है? ऊपर की तरफ। ये रहा एरिया वेक्टर, सॉरी, ये रहा इसका एरिया वेक्टर। ध्यान से देखिए, ये इसका क्या रहा? एरिया वेक्टर। अब हमें कौन सा एंगल चाहिए होगा? तो हमें चाहिए होगा ये एंगल। ये ई नॉट है, तो ये 37 है, ये 90 है, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा? 53। ये कितना होगा? 53। पता चल गया? पता चल गया। अब कितना होगा? अब फाई कितना होगा? ई नॉट, इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, कॉस कितना? 53। पहला का आंसर, पहला का आंसर। बात समझ में आ रही है? ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है तो ई नॉट डाल दिया। इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। इस ई नॉट और एरिया वेक्टर के बीच में कितना बन रहा है? 53, तो 53 डाल दिया। बात समझ में आ रही? ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा में ध्यान से देखिए, सारे ऐसे जा रहे हैं, सारे ऐसे जा रहे हैं, कितने डिग्री से बना रहे हैं? मतलब कि ये डिस्क है, मान लो ऐसे डिस्क रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इस केस में डिस्क का एरिया वेक्टर इधर होगा। डिस्क, ये डिस्क, इस डिस्क का एरिया वेक्टर किधर? बोर्ड से बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ। अब ध्यान से देखिए, 90 डिग्री बना रहा है ये। मैं ये कहूं कि इस बोर्ड से ये ऐसे रख दूं तो ये कितना बनाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री, बात समझ में आए? 90 डिग्री बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो इस केस में फाई कितना हो जाएगा? तो आंख बंद करके, फाई इस केस में हो जाएगा 0। क्यों 0 हुआ? बिकॉज ई वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके? एरिया वेक्टर के। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर है? एरिया वेक्टर के। बात समझ में आ रही? या ये कहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर है? एरिया वेक्टर किसके परपेंडिकुलर? ई वेक्टर के। बात समझ? यस सर, ये दोनों ही समझ में आ गया। अब हमारे सामने एक ये सवाल है और एक ये सवाल। तो अब ध्यान से इसको नोट करो पहले और पॉज करके उस पर दिमाग लगाओ। अगर आपने ये नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, चलो जल्दी, पढ़ाई पे ध्यान दो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखो, फिर से ये फिगर बना लो। यहां पर फिगर बना लिया। एक्स जेड 37। सर ये तो अभी जस्ट हम लोगों ने इसका एरिया वेक्टर निकाला था। हाँ वही है, 37 डिग्री है और स्क्वायर का साइड कितना? 5। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0,0। इसका कोऑर्डिनेट हो गया उससे भी पहले आई कैप, जे कैप, के कैप। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,50 और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 4,0,3। कैसे सर 4,0,3? तो वही ट्रायंगल बनाओ,
53 लिखो, 5, 3 और 37, तो 37 के सामने वाला कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और ये कितना हो जाएगा, 4, तो 4, और ये अगर ऐसे है तो ये 3। बात समझ में आई, तो 4। अब इसका एरिया वेक्टर निकाल लो। सबसे पहला काम इसका एरिया वेक्टर निकाल लो। क्या निकाल लो, इसका एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया वेक्टर, इसका नाम दे दीजिए ABCD। ये हमने किया है ना अभी, जस्ट हमने किया है, जस्ट इसी वीडियो में किया हमने। अब क्या लिख सकते हो, AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर। AB वेक्टर लिखो 4i कैप प्लस 0 k कैप प्लस 0 j कैप प्लस 3 k कैप क्रॉस AD वेक्टर कितना हो जाएगा, तो 5j कैप, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है वो भी y के, तो कितना हो गया ये 5 4 जा 20 i कैप क्रॉस j कैप। ये फिगर बना लो, भूल अगर जाते हो तो i j k, ठीक है। तो i कैप क्रॉस j कैप k कैप प्लस 5 3 जा 15 k कैप क्रॉस j कैप माइनस i कैप, तो कितना हो गया 20 k कैप माइनस 15 i कैप। ये क्या निकल गया, a वेक्टर। ये क्या निकल गया, a वेक्टर निकल गया सर। ये क्या निकल गया, a वेक्टर। यस सर, a वेक्टर निकल गया। अब आपको क्या निकालना, फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स। तो E वेक्टर डॉट A वेक्टर। E वेक्टर कितना है सर, दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप डॉट A वेक्टर यहां हमने निकाल लिया 20k कैप प्लस माइनस 15i कैप मल्टीप्लाई, सेम वाले का मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंट वाले में तो वो 0 होता है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो 5 4 जा तो i डॉट के 0 हो जाएगा, i डॉट i 15 चौके 60 माइनस 60 i कैप माइनस 60 1। उसके बाद ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करो 3 0 हो जाएगा, j डॉट i ये भी 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा माइनस 40, और इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब ही नहीं है, तो कितना आ गया माइनस 100। और फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई, यस सर, ये बात तो समझ में आ गई, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमने फ्लक्स निकाल लिया। अब हमारे सामने एक और आखिरी सवाल, ठीक है, ई वेक्टर डॉट ई नॉट आई कैप, ई वेक्टर डॉट ई नॉट आई कैप, ये कितना होगा, ये दिया हुआ है। मान लो ये एक्स एक्सिस, मान लो ये वाई एक्सिस, और मान लो ये जेड एक्सिस। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट आई कैप, ठीक है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपसे पूछ रहा है इस क्यूब से फ्लक्स कितना होगा, तो आंसर होगा 0। आंसर कितना होगा, 0। कैसे सर 0 कैसे, क्योंकि ध्यान से देखो, फ्लक्स, ये फ्लक्स है, जितनी फील्ड लाइंस इधर से इंटर हुई है उतनी ही फील्ड लाइंस इधर से निकल गई है, तो इसके अंदर नेट फील्ड लाइंस कितनी हुई, 0। कितनी हुई, 0। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ध्यान से देखो, ई नॉट आई कैप, समझिए इसको, 0 कैसे हुआ। ऐसे तो कॉमन सेंस वाले बच्चे जिनका ब्रेन अच्छा है वो तुरंत समझ जाएंगे, हाँ सर 0। इसका एरिया वेक्टर 90 डिग्री और उधर वाले का क्रॉस और इधर वाले का डॉट। अब ध्यान से देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किधर से जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इधर से जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ और सिर्फ इधर से जा रही है, ई नॉट, तो इस वाले से तो फ्लक्स होगा ही नहीं, क्योंकि कितना बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री। इधर से भी नहीं होगा, क्योंकि कितना बना रहा है 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90, डॉट हटाते तो कॉस आता है ना, यहां पर डॉट हटाएंगे तो कॉस आएगा, तो कॉस 90 कितना होता है, 0। तो इस वाले से भी 0, इस वाले से भी 0, ये इधर वाला जो सरफेस है उससे भी 0, जो पीछे वाला सरफेस है उससे भी 0, तो बचा कौन, सिर्फ ये वाला और ये वाला। अब ध्यान से देखिए, इसका एरिया वेक्टर भी इधर है, तो इसका फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, और इसका एरिया वेक्टर इधर है तो इसका फ्लक्स नेगेटिव आएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाई टोटल कितना आ गया, 0। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिए, किसी भी फील्ड लाइन से, अभी एक और सवाल होगा, ठीक है, अभी 2 सवाल और हम लोग करेंगे, अच्छा सवाल, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि फ्लक्स 0 कैसे हुआ, क्योंकि जितने फील्ड लाइंस इंटर करेंगे उतने ही फील्ड लाइंस लीव हो जाएंगे, ऐसे समझ लो।
जितने फील्ड लाइंस इंटर करेंगे उतने ही फील्ड लाइंस लेफ्ट हो जाएंगे, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रही? इसको नोट कीजिए। 2 अच्छे सवाल और, बेसिकली ये टॉपिक ही है एक। अब यहां देखो, फ्लक्स थ्रू स्फीयर हमें निकालना है, फ्लक्स थ्रू स्फीयर कितना होगा। पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए और कॉपी पर लिखिए कि क्या हो सकता है सर। सॉल्यूशन, इसी फिगर को मैं दोबारा बनाऊं, ध्यान से देखो। चार्ज Q है यहां पर, ठीक है, सोच लिया मन में क्या होगा, अब ध्यान से देखो। इससे जो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जा रही है। यस सर। अब 2 पॉइंट पकड़ो, ध्यान से देखो, ये 2 पॉइंट हमने पकड़ लिए। इसका एरिया, इस पॉइंट का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इस पॉइंट का एरिया वेक्टर ऐसे होगा। बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ई वेक्टर ऐसे है, यहां पर बना θ1 जो कि कैसा है? एक्यूट एंगल है, एक्यूट। तो फाई यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि थीटा एक्यूट। यहां पर ध्यान से देखो तो एंगल कितना बना? θ2, ऑब्ट्यूस। कैसा बना? ऑब्ट्यूस। तो फाई यहां पर कैसा आएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, फाई नेट कितना हो गया? 0। फाई नेट कितना हो गया? 0। या ऐसे समझो, एक फील्ड लाइन सीधे भी निकाल दो। अब ध्यान से देखो, 4 फील्ड लाइंस, 1 2 3 5 फील्ड लाइंस इंटर कर रही है और 5 फील्ड लाइन से निकल रही है, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया? 0। सिंपल। या तो ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे लिख लो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरिंग is equal to number of electric field lines leaving, therefore phi total कितना हो गया? 0। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एक तो एक्सप्लेनेशन ये हो गया, दूसरा एक्सप्लेनेशन ये जो हर जगह काम आएगा, क्यूब में भी काम आएगा, क्यूबॉइड में भी काम आएगा, कि जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटर कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीव कर रहे हैं। बात समझ में आई? इसको नोट करो, क्योंकि मैं मिटा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, फिर मैं ये बताऊंगा। फ्लक्स थ्रू डिस्क, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए मिटा देता हूं मैं। अब ध्यान से देखें, अच्छा सवाल। कैसा सवाल? अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। ध्यान से देखो, यहां पर निकालना है फ्लक्स थ्रू डिस्क क्या होगा। तो सबसे पहले हमने डिस्क लिया, और जाहिर सी बात है यहां पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डिफरेंट। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये चेंज हो रहा है। यहां देखो, जो यहां देखो तो ए, यहां देखो तो कुछ, यहां देखो तो कुछ, चूंकि ये वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, तो वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन कैलकुलस की जरूरत है। जहां भी वेरिएबल की बात होगी, कैलकुलस को पहली फुर्सत में सोच लेना है। अब सबसे पहले डिस्क को तोड़ते कैसे हैं, ये तो बताया चीज है। ये तो एक्स पे जाकर dx की एक रिंग ले लो, x पे जाकर dx, ये x है, x पे जाकर dx की एक रिंग ले लो, ये dx, और ये q है, यहां पर q प्लस q, दूरी a। अब ये जो रिंग बनी है, इस रिंग के पास एरिया कितना होगा? dA। इस रिंग के पास एरिया कितना होगा? dA। और इस रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? प्लस q। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले हम dA निकालेंगे। कहानी समझ में आई? हमें ये रिंग ले लिया। अब इस रिंग के पास क्या एरिया है? इस रिंग के पास क्या एरिया? तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो dA कितना होगा? dA होगा
2 पाई एक्स डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 पाई एक्स डी एक्स, 2 पाई एक्स क्या है, लेंथ है, डी एक्स क्या है, ब्रेथ है। ये सारी कहानी हमने पहले बहुत बार कर ली है, सेंटर ऑफ मास में कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में कर लिया है, फोर्स वाले में कर लिया है, कूलम्स लॉ में कर लिया है, पोटेंशियल में कर लिया, हर जगह कर लिया। डीए कितना है, 2 पाई एक्स डी एक्स, तो डीए निकाल लिया। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ई निकाल लो। तो ई कितना हो जाएगा, के क्यू बाई, ये ए है तो ये कितना हो गया, ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डीए निकाल लिया और हमने क्या निकाल लिया, ई निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए, फाई निकालना है, तो फाई निकालेंगे तो यहां पर हमें चाहिए ई हो गया, डीए हो गया, और दूसरा क्या चाहिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ध्यान से लिखो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी फाई, तो डी फाई नहीं, डायरेक्ट फाई लिख दो। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, बात समझ में आ रही, ई डी ए कॉस थीटा। तो ई डी ए कॉस थीटा है, तो फाई इज इक्वल टू ई, ई की वैल्यू क्या है, ये रहा के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ए की वैल्यू 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू कॉस थीटा की वैल्यू ए बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही, यस सर, बात समझ में आ रही। कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, 2 पाई ए बाहर, के क्यू बाहर, अंदर क्या बचा, एक्स डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बात समझ में आ रही। लिमिट कहां से कहां तक, तो एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से r। सर अब ये कैसे होगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मान लो टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, टी स्क्वायर। अब इस दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। लिखता जा रहा हूं, जगह कम है इसलिए बोलता जा रहा हूं, सुनते जाओ। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये क्या हो जाएगा, 2x, ये क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये चेन रूल लगा दिया हमने, तो ये डी एक्स इधर आ गया, तो ये क्या आ गया, 2x dx, और ये कितना आ जाएगा, 2t dt, इसका 2t और ये dt, तो 2 से 2 भी डिचिक डिचिक, तो फाइनली आ गया x dx इज इक्वल टू टी डी टी, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी डी टी। अब इसमें आओ, फाई इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को लिख दो बाहर, के क्यू 2 पाई ए इंटीग्रेशन, इसको हमने क्या माना, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, टी क्यूब, क्या बचा, टी क्यूब, और एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आई, टी डी टी, टी डी टी, टी से एक और टी चला गया तो टी स्क्वायर। लिमिट भी इसी के अकॉर्डिंग। अब इसमें 0 पुट करो, x की जगह 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू a आएगी, और इसी में x की जगह r पुट करो, ठीक है, x की जगह क्या पुट करो, r, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली फाई की वैल्यू क्या आने वाली है, के क्यू 2 पाई a, ये क्या आ गया, टी स्क्वायर, तो t माइनस 2 डी टी ऊपर लिख दिया, a, और ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, फाई इज इक्वल टू के क्यू 2 पाई ए, इसको क्या लिख सकते हो, t माइनस 2, तो ये आ गया t माइनस 3, माइनस 2 प्लस 1, सॉरी माइनस 2 प्लस 1, तो -1, और ये भी -1, ठीक है। फॉर्मूला होता है ना x टू द पावर n dx, n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1, तो a, और ये क्या गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है सर, कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं आप, ये तो कई दफा आपने करवा दिया है पिछले लेक्चर्स में, नहीं देखे हो तो जाकर देख लो यार, तुम्हारे भले के लिए बना रहा हूं मैं, तुम्हारे भले के लिए सारी मेहनत हो रही है। देख लोगे समझ में आएगा, मजा आएगा पढ़ने में, कहोगे क्या पढ़ाते हो आप सर, वाह मजा आ गया समझकर। बात समझ में आ रही है, देख लो और शेयर भी करो, और लाइक सब्सक्राइब जरूर वाजिब है तुम पर। अब माइनस को बाहर कर दो, अब 1/t अपर लिमिट रखेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट घटा दो 1/, अब ये माइनस वापस से अंदर भेज दो, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई,
के क्यू 2 पाई ए, माइनस हमने अंदर भेज दिया तो 1/a माइनस 1/√√a² प्लस x²। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है सर, ये आपने बेहतरीन अंदाज में समझा दिया। अब ये a भी अंदर भेज दो, इस a को भी अंदर भेज दो तो क्या आ गया, के क्यू 2 पाई, इस a को अंदर भेजा तो 1 माइनस a/√a² प्लस x²। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर, ये बात बेहतरीन अंदाज में समझ में आ रही है। क्या किया मैंने, डिस्क को तोड़ने का तरीका, x पे जाके dx की एक रिंग ले ली, उस रिंग का एरिया निकाल लिया dA, और उस dA पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकाल लिया, और cos थीटा की वैल्यू निकाल, और फाई के फॉर्मूला में तीनों पुट कर दिया। यहां पर a² प्लस x² को t² मान लिया, t² मानने के बाद हमने दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये है कांस्टेंट, इसका हो गया 2x और ये हो गया t²। चेन रूल लगाया तो dx आएगा, dx इधर भेज दिया और 2 से 2 कर दिया तो x dx की वैल्यू t dt। फिर उसी के अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज हो जाएगा, कोई नई बात नहीं है, सब घिसी पिटी कहानी चल रही है। तो नोट कर लीजिए, फर्स्ट क्लास समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट बना लो। अब ध्यान से देखिए, यहां तक की कहानी बिल्कुल समझ में आई होगी, बेस्ट तरह से, बेहतरीन तरह से समझ में आएगी। यहां तक हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम गॉस थ्योरम समझने के लिए सक्षम काबिल हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं गॉस थ्योरम, जो कि यहां डिस्प्ले हो रहा है, तो जाकर देख ले पहली फुर्सत में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा काम है बोलना, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। अब क्या ही बोली जाए, क्या ही बोला जाए वीडियो के एंड में। हालांकि यहाँ तक बहुत रेयर बच्चे ही वीडियो इस एंड तक देखते होंगे अभी तो फिलहाल, क्योंकि वीडियो बनाइए और व्यूज़ का मसला रहता है, व्यूज़ आते नहीं हैं। फिर भी मैं बना रहा हूँ, 11th के सारे चैप्टर्स डाल दिए, 12th के सारे चैप्टर्स डाल रहा हूँ, ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल, वेव ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर सारा कुछ डाला हुआ। ये दोबारा डाल रहा हूँ नीट जेई लेवल का। यहाँ तक इस बात जो मैं बोल रहा हूँ शायद ही बच्चे सुनेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो बहुत कम ही बच्चे आएंगे, क्योंकि अब मैं ही क्या बोलूँ। खैर, मेहनत जारी है और एक दिन कामयाबी हासिल होगी, आई नो, और ऊपर वाले पर मेरा पूरा भरोसा है। तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर मकाम पर मैं पहुँच जाऊँगा, मंजिल मकसूद तक मैं पहुँच जाऊँगा। ऊपर वाले का करम है, मेरे परवरदिगार का। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।